वेलकम अगेन फ्रेंड्स। तो अब हम बात करेंगे ये जो हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए के ऊपर हम जो है वो और इसके साथ कुछ लाइट एक्ट्स भी हैं जिसकी बात हम पार्ट 2 में करेंगे इसके। तो अभी हमारा पीएमएलए ही चल रहा है तो इसमें हम जो है अभी बात करेंगे इसकी ओब्लिगेशंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज, केवाईसी, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टिंग। एक्चुअली पीएमएलए कुछ लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद करता है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो बताएंगे, कुछ भी अगर गड़बड़ नजर आती है तो वो बताएंगे, अगर नहीं बताते तो वो फंसेंगे। कहने का मतलब ये है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी है। इसमें कंपनी सेक्रेटरी, चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट जो सीएमए जिनको हम कहते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। उनको भी रिपोर्टिंग एंटिटीज के तौर पे नोटिफाई किया हुआ है, उसमें वो भी आते हैं। और भी काफी सारे जैसे प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो भी इसमें आते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें लग रहा है कि पीएमएलए का एंगल है तो दे आर बाउंड टू रिपोर्ट। तो इस तरह से हम इस पार्ट में हम ये बात करेंगे। तो तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं ओब्लिगेशंस ऑन रिपोर्टिंग एंटिटीज। तो अब इसमें क्लाइंट ड्यू डिलीजेंस, सीडीडी या केवाईसी, नो योर कस्टमर जैसे होता है ना, नो योर क्लाइंट। बैंक भी करता है आपसे, कुछ पीरियोडिकली मांगता है कि आप अपना आधार ये सब दोबारा से करवाओ। आप अगर अपना अकाउंट स्टेटमेंट देख उसमें लिखा रहता है नेक्स्ट केवाईसी, पीरियड लिखा रहता है किस डेट तक आपकी अभी प्रेजेंट केवाईसी वैलिड है। रिकॉर्ड कीपिंग, तो उसका रिकॉर्ड रखना किसी का भी। अब ये नहीं कि वो आया था जी पता नहीं वो ट्रांजेक्शन तो की थी, अब मुझे नहीं पता क्या किया था क्योंकि मैंने तो कोई रिकॉर्ड रखा नहीं। तो ये जिम्मेवारी है उसकी, रिकॉर्ड रखना। और फिर रिपोर्टिंग टू एफआईयू इंड। हमने बात की थी ना शुरू में, इंटरनेशनल जब बात होती है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स जो है हर देश में बने हुए हैं जो आपस में तालमेल करते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान भी होता है। तो ऐसी कोई हरकत, कोई ऐसी एक्टिविटी जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं उनके जेरे गौर आती है तो उनको रिकॉर्ड करेंगे और उसको बताएंगे एफआईयू को, रिपोर्टें जाती हैं इनकी। तो ये लॉ से प्रोवाइडेड है, ऐसा नहीं है कि किसी की ओब्लिगेशन दिल किया कर दिया नहीं तो नहीं किया। तो अब इसका जो ये जो सारी है ना, ये ऑपरेशनलाइज किसके थ्रू होती है? पीएमएलए मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल्स 2005। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप, इसमें हम इतना नहीं पढ़ेंगे लेकिन अगर आपको जैसे पीएमएलए एक्ट है 2002 का, तो 2005 के रूल्स हैं क्योंकि 2005 से ये लागू हुआ था। तो 2005 के रूल्स हैं उनसे, और ये रूल्स कौन से? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, उसमें ये इनके प्रोविजंस आपको मिले जिसका हम जिक्र भी करेंगे थोड़ा थोड़ा। और इसके अलावा इसमें और कौन कौन भागीदार हैं? आरबीआई है, सेबी है और आईआरडीएआई है, इंश्योरेंस जो से रिलेटेड, जो ये शेयरों से रिलेटेड, और ये हमारा आरबीआई है, बैंकिंग। तो क्लाइंट ड्यू डिलीजेंस, नो योर कस्टमर, ये टर्म्स आमतौर पे यूज होती है कि आपके पास कोई काम करने करवाने के लिए आया तो आप उसको, वो है कौन भाई, तू है कौन? ऐसे ही आया और काम करवा के चला गया, बाद में चला ये था, ये तो कत्ल करके आया था, वो क्रिमिनल था, डाका डाल के आया था। तो ऐसा नहीं है, यू हैव टू नो हु इज कमिंग टू यू। तो रिपोर्टिंग एंटिटी को वेरीफाई करना होगा आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट्स, बेनिफिशियल ओनर्स बिफोर एस्टेब्लिशिंग ए बिजनेस रिलेशनशिप और एग्जीक्यूटिंग एनी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन। तो इसमें ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड है, अगर वो करनी है तो फिर उससे पहले सीडीडी या केवाईसी करना जरूरी है। तीन लेवल हैं। एक तो सिंप्लीफाइड है, सिंपली जैसे लो रिस्क कस्टमर हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, भाई वो तो ठीक ही होंगे।
उनकी बेसिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, नाम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वो तो चेक करना उसमें भी बनता है। स्टैंडर्ड ड्यू डिलीजेंस, तो इसमें सारे रेगुलर कस्टमर्स का वो करना है, ये डिफॉल्ट बेसलाइन है। बैंक करता है ना आपका, आपने कुछ बदमाशी नहीं की, कुछ नहीं की, फिर भी आपका केवाईसी करेगा, क्योंकि वो आरबीआई की गाइडलाइंस है कि आपको इतने समय के बाद केवाईसी करनी है। तो आइडेंटिटी प्रूफ लेना है, एड्रेस प्रूफ लेना है, पैन लेना है, फोटोग्राफ लेना है, बेनिफिशियल ओनर है अगर किसी प्रॉपर्टी के, आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन, ये सब करना है। ये किसकी जिम्मेवारी है? रिपोर्टिंग एंटिटीज की। तो आगे हम बात करें कौन कौन किस तरह से है। एक आता है एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस, ईडीडी। ये आता है हाई रिस्क। तो हाई रिस्क में पीईपी, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस। तो होना तो ये चाहिए कि अगर वो व्यक्ति किसी ऊंचे ओहदे से, किसी ऊंची उस पे मिनिस्टीरियल उससे रिटायर होते हैं, तो उसको इज्जत देनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, उसकी ईडीडी करो। नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स, कई बार ऑनलाइन ही कोई बात हो रही है, कई बार कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें कौन कौन है, कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है तो उसमें भी, या एफएटीएफ से कोई नॉन कंप्लायंट उसमें जुरिस्डिक्शन से, मतलब वहां से कोई इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे कुछ करना है, तो वहां पे ईडीडी करनी पड़ेगी। किसी का कुछ अलर्ट आता है, उसकी ईडीडी करनी पड़ेगी। तो उसका सोर्स ऑफ फंड्स वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, ये पैसा आया कहाँ से। सीनियर मैनेजमेंट अप्रूवल, मीन्स वो नीचे वाला क्लर्क नहीं कर देगा, वो ऊपर मैनेजर तक जाएगी वो, या हो सकता है उसके ऊपर भी जाए, टाइम लगता है ना उसमें। एनहांस्ड ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, क्लोजर स्क्रूटनी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, उसकी सारी ट्रांजैक्शंस की क्लोजर स्क्रूटनी की, कौन जमा करवा रहा है, कौन निकाल रहा है, और आगे कहाँ जा रहा है, ये सारा कुछ आजकल डिजिटल है, तो उसमें पता चल जाता है। अब नॉन कंप्लीशन ऑफ सीजीडी, ये रूल 9 है। जो रूल कौन से थे? रूल ये थे जो हमने पीएमएलए मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल्स 2005, तो इसका रूल, अब रूल्स की बात करेंगे, रूल 9। तो वेयर रिपोर्टिंग एंटिटी इज अनेबल टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड सीडीडी, इट मस्ट नॉट। अब सीडीडी नहीं हो पाया तो क्या धंधा करोगे उससे? वो कह रहा है कि भाई नहीं, उसका अकाउंट मत खोलो, उसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप मत करो। नॉट ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ रजिस्टरिंग कस्टमर, आगे ट्रांजैक्शन मत करो, उसको कोई भी रीवेरिफिकेशन करवाओ पहले, तब करेंगे। तो वही होता है, वो फ्रीज हो जाता है, उसके बाद वो कहते हैं पहले आप केवाईसी पेंडिंग है, केवाईसी करो। तो एसटीआर फाइलिंग भी सोच सकती है एंटिटी की, भाई ये तो गड़बड़ लग रही है, ये एफआईयू को भेजें, भाई इसकी जो है रिपोर्ट भेजते हैं। अगर वो सीडीडी ना कंप्लीट करना अपने आप में ही कोई सस्पिशन क्रिएट कर रहा है, तो वो उसको बता सकते हैं। अब इसमें सिनेरियो से हम समझते हैं। तो एक पीईपी है, पीईपी क्या, रिटायर्ड कैबिनेट मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोला, इनिशियल डिपॉजिट किया 5 करोड़ का। तो अब बैंक को यहाँ पे ईडीडी अप्लाई करनी चाहिए, एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस, क्योंकि ये पीईपी है, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है। ये नहीं कि इसका तो कुछ चेक ही नहीं करना कि मिनिस्टर थे, क्योंकि पीईपी इज समथिंग जिसकी आपको ईडीडी करनी है, एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस करनी है। तो वेरीफाई क्या करें? सोर्स ऑफ फंड्स विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, obtain senior management approval before opening the account, कि ये आए हैं सर, ये मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन 5 करोड़ कैश लेके आए हैं, कहते हैं ये जमा करवाना है, तो ये कर लें। तो गड़बड़ का ही होगा कुछ। एनीवे, कंडक्ट एनहांस्ड ऑनगोइंग मॉनिटरिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। तो अकाउंट भी खुल गया, फिर भी मॉनिटर करते रहें। फाइल एन एसटीआर इफ द ट्रांजैक्शन पैटर्न इज अनयूजुअल, नॉर्मल से हटके अगर ट्रांजैक्शन पैटर्न है तो एफआईयू इंड को आप रिपोर्ट करें, बैंक की ये जिम्मेवारी है।
PEP status persists for a reasonable post-retirement period under risk-based assessment and is not terminated merely by leaving office. एक व्यक्ति मिनिस्टर था तो पीईपी है, मिनिस्टर नहीं है तो भी पीईपी है फॉर सर्टेन पीरियड। वो किस तरह का उसका मतलब वो पर्सन टू पर्सन, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो कोई स्टैंडर्ड है कि 1 साल बाद वो पीईपी नहीं रहेगा, डिपेंड करता है। द रिकॉर्ड कीपिंग, ये सेक्शन 12 है पीएमएलए का। तो एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति कंपनी सेक्रेटरी के पास आया कि मेरी ये ट्रांजैक्शन करनी है, उसने वो नहीं हुई तो उसका भी रिकॉर्ड रखना है। जो अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन थी उसका भी रिकॉर्ड रखना है और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में रखना है, जो रूल्स में दिया होगा इस फॉर्मेट में रखना है। ऑल कैश ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग ₹10 लाख, 10 लाख से ऊपर की कैश ट्रांजैक्शन का भी हिसाब किताब रखना है। या इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी में अगर कुछ हुआ है 10 लाख से ऊपर का तो उसका भी रखना है। ऑल सीरीज ऑफ integrally connected cash transactions individually below 10 lakh but aggregating to ₹10 lakh or more in a month। तो आपकी कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो 10 लाख एक तो नहीं बन रही, लेकिन इंटीग्रली वो 10 लाख मतलब 10 लाख से नीचे है, लेकिन वो क्यूमुलेटिव उसमें 10 लाख से ऊपर जा रही है, तो उसका भी हिसाब किताब रखना है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें अमाउंट या मीडियम क्या है उससे भी कोई मतलब नहीं है। कैश निकाला था बाई वायर भेजा, तो बाई वायर भी हो सकता है, कहीं वो किसी सेंट हेलेना कौन सा वो टापू है उसको भेज दिया वहां पे। तो क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर सक्सीडिंग ₹5 लाख, अब यहाँ पे तो 5 लाख का है भाई, अगर क्रॉस बॉर्डर भेजना है तो 1 महीने में तो रिंग जाएगी, वहां घंटी बजेगी एफआईयू इंड में कि ये बंदा 5 लाख से ऊपर भेज रहा है, चेक करो आप देखो। वो देखेंगे फिर क्या करना है। अब आ गया आपका रिपोर्टिंग टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो रिपोर्टिंग एंटिटी को इनको रिपोर्ट भेजनी किसको, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंड, इंड मतलब इंडिया। ये पीएमएलए में ही है। receives processes analyzes and disseminate information on suspect financial transactions। तो ये इंडिया का नेशनल लेवल का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंटेलिजेंस हब है, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन एफएटीएफ से भी आती है, इंटरनेशनली भी आती है और वहाँ जाती भी है। एगमोंट ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, उनको उनके साथ भी इनका वो है। तो 3 तरह की मैंडेटरी रिपोर्ट्स हैं जो फाइल होनी चाहिए, किसके द्वारा, रिपोर्टिंग एंटिटी के द्वारा। किसके पास, एफआईयू इंड के पास। कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट सीटीआर, अगर 10 लाख से ऊपर 1 महीने में है तो और थ्रू वन पर्सन, तो 15 तारीख तक अगले महीने की ये रिपोर्ट फाइल हो जानी चाहिए। ये बैंक आमतौर पे करते हैं। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एसटीआर, तो एनी ट्रांजैक्शन रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट अपीयरिंग सस्पिशियस, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो सस्पिशियस लगनी चाहिए और इनकंसिस्टेंट विद कस्टमर्स नॉन प्रोफाइल और बिजनेस। तो बंदा रेडी लगाता है लेकिन अचानक उसके खर्चे जो हैं वो पेमेंट्स जा रही हैं कहीं हाई एंड, उस पे गोल्ड खरीद रहा है, कुछ और कर रहा है मान लो, तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से है। तो उसके प्रोफाइल से मैच नहीं करा तो भी उसको विद इन 7 डेज बिकमिंग अवेयर, तो ये मंथली नहीं है, ये इंसिडेंटल है कि जब जब कुछ होगा, जब तक ऐसा कुछ आए तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर आप रिपोर्ट करो एफआईयू इंड को। काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट सीसीआर, अगर किसी के पास से काउंटरफीट इंडियन करेंसी नोट्स मिलते हैं तो उसकी भी विद इन 7 डेज जो है वो रिपोर्ट देनी है एफआईयू इंड। और प्रोहिबिशन, ये टैपिंग ऑफ प्रोहिबिशन सेक्शन 13। एसटीआर फाइल की
तो उसको बताना नहीं है कस्टमर को कि भाई तेरी एसटीआर भेज दी मैंने। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने अलग रखा है, कलर भी अलग दिया है कि अगर रिपोर्ट तो आपने भेज दी और उसको बता भी दिया तो फिर क्या फायदा हुआ। वो कॉन्फिडेंशियलिटी भी रिपोर्टिंग एंटिटी को बना के रखनी है, या उनका अकाउंट स्क्रूटनी में है, ऐसा बैंक वाला नहीं बताएगा अपने कस्टमर को, ये उसकी लीगली जिम्मेदारी है सेक्शन 13 में। ये वायलेशन सेपरेटली पनिशेबल है, अगर बैंक वाला उसको बता देता है कि भाई तेरे पीछे तो ईडी लगी हुई है, तू देख ले अपना कर ले, तो या एफआईयू के पास चली गई तेरी, तो ये प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकता। इसमें कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो जाए या वो उसको छुपा ना ले किसी तरीके से, उसको गोलमोल ना कर दे, तो उसको रोकने के लिए ये सेक्शन भी है, सेक्शन 13, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन कंप्लायंस के, ये सेक्शन 13 में ही है, नॉन कंप्लायंस के जो नतीजे होंगे वो क्या होंगे, तो वो 10,000 पर डे, अगर आपने रिपोर्ट नहीं भेजी तो 10,000 पर डे, अप टू 1 लाख पर फेलियर, तो मैक्सिमम 1 लाख तक फाइन लग सकता है जो एंटिटी नहीं रिपोर्ट कर रही, जब से उसको करना चाहिए थे और जब तक उसने किया, मतलब 10 दिन का, एक 10,000 पर डे का इम्पोज कर सकते हैं वो, डिफॉल्ट उसका फाइन जो है। सीरियस और परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस कैन रिजल्ट इन लाइसेंस कैंसलेशन बाय द सेक्टर रेगुलेटर, आरबीआई, सेबी या आईआरडीआई। इंश्योरेंस वाले से अगर लेना है या किसी जो ब्रोकर से या किसी उससे लेना है, तो उस केस में अगर वो परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली वायलेट कर रहा है, नहीं भेज रहा रिपोर्ट, तो उनका लाइसेंस या जो भी उनको ऑथराइजेशन मिली हुई है वो कैंसिल हो जाएगी बाय दैट अथॉरिटी। ये सेक्शन 13 कह रहा है फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इज सेपरेटली पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years ऑफ एंड फाइन। तो किसी ने कहा जी ये आया था, ये रिकॉर्ड है, लेकिन वो रिकॉर्ड झूठा मेंटेन कर दिया, तो फॉल्सिफिकेशन करना अपने आप में एक जुर्म है जिसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। ये है रिपोर्टिंग एंटिटीज के बारे में, जिसमें हमारे कंपनी सेक्रेटरी साहब भी आते हैं, इनकी भी जिम्मेवारी, इनका भी रोल है पीएमएलए में, तो उसके बारे में भी हम अलग से आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो 2012 में अमेंडमेंट आई थी जिसमें कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहते हैं, विद इन द एम्बिट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज इनको लाया गया। अगर कोई स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस क्लाइंट्स के साथ वो मतलब उसमें इन्वॉल्व हैं उनके क्लाइंट्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की एक नोटिफिकेशन है, ये मैंने इसलिए लिख दिया कि अगर आप चेक करना चाहें तो आपको मिल जाएगी। उन्होंने फॉर्मली नोटिफाई किया है सीएस एज ए पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन क्रिस्टलाइजिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डेजिग्नेटेड बिजनेस भी, मतलब वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, डेजिग्नेटेड बिजनेस कर रहा है तो वो रिपोर्टिंग एंटिटी होगी, तो डेजिग्नेटेड बिजनेस सीएस इज कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस, इसलिए रिपोर्टिंग एंटिटी में आएगा। तो रिपोर्टिंग एंटिटी कब बनता है, सीएस प्रैक्टिशनर बिकम्स अ रिपोर्टिंग एंटिटी जब वो अपने क्लाइंट के साथ या किसी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या क्लाइंट को असिस्ट कर रहा है किसी ट्रांजैक्शन में, किससे रिलेटेड, बाइंग और सेलिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, मैनेजिंग क्लाइंट्स मनी, सिक्योरिटीज और अदर असेट्स। इमोल प्रॉपर्टी होगी, शेयर वगैरह हो गए, मनी होगी, मैनेजमेंट ऑफ बैंक सेविंग और सिक्योरिटीज अकाउंट, डीमैट का अकाउंट देख रहा है उसका, ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट अगर वो देख रहा है तो भी उसको ये ध्यान रखना है कि वो रिपोर्टिंग एंटिटी है, अगर कुछ अनयूजुअल हुआ तो ही हैज टू रिपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर क्रिएशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज और एलएलपीज। तो अगर ये कोई ऐसी एलएलपी या कोई कंपनी क्रिएट करने के या उसको ऑर्गेनाइज करने के उसमें जो है वो उसकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, जो पैसा आ रहा है उसमें,
उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको असिस्ट कर रहा है, उसके साथ है, तो भी उसको ध्यान रखना है कि भाई सस्पिशियस है तो एफआईयू इंड को बताना है। एलएलपी बनाने के लिए या कंपनी बनाने के लिए जो सोर्स किया जा रहा है पैसा, वो अगर इन्वॉल्व है तो। अब क्रिएशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, एलएलपीज और ट्रस्ट, इनकी अगर वो इसमें असिस्ट कर रहा है या उसका क्लाइंट को वो इसके साथ क्लाइंट के साथ कर रहा है या खुद कर रहा है, तो उसमें तो भी उसको कंपनी सेक्रेटरी को इसमें रिपोर्टिंग एंटिटी के तौर पे ध्यान रखना होगा कि कुछ सस्पिशियस तो नहीं हो रहा। वो ये नहीं कह सकता मुझे तो पता नहीं चला जी, मैंने तो देखा नहीं, क्योंकि भाई तू रिपोर्टिंग एंटिटी है। एंड बाइंग सेलिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज, तो कोई बिजनेस एंटिटीज को खरीदने बेचने का काम हो रहा है, तो उसमें भी उसको ध्यान रखना है कि पैसा कहाँ से आया, कैसा, कहाँ गया। अब ये तो है कि कब बनता है, ये तो था कि कब बनता है रिपोर्टिंग एंटिटी, तो इन सब ट्रांजैक्शंस में वो रिपोर्टिंग एंटिटी रहेंगे कंपनी सेक्रेटरीज। अब आता है कि स्पेसिफिक ड्यूटीज सीएस प्रोफेशनल्स की क्या हैं। तो एक तो सीडीडी, कंप्लायंस ड्यू क्लाइंट ड्यू डिलीजेंस जो है वो करना बिफोर एक्सेप्टिंग और मैंडेट इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। तो आपको कोई ऑफर करता है कि सर ये मेरे लिए आप ये कीजिए, तो एक कंपनी सेक्रेटरी को उसका सीडीडी करना जरूरी है। ठीक है। और आइडेंटिटी एंड वेरीफाई आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई बेनिफिशियल ओनर और क्लाइंट एंटिटीज। तो फेस वैल्यू पे नजर क्या आ रहा है और एक्चुअल में कौन है, असली मालिक कौन है, ये भी उसको देखना है, ये उसको अपने आप ही देखना है, ये उसकी जिम्मेवारी है। ध्यान रखना है कि सर मेरे पास तो यही बंदा आया था भाई। कॉमन सेंस भी यूज करनी थी ना, आपको थोड़ा ध्यान रखना था कि भाई एक्चुअल में कौन है, ये बंदे के हाव भाव से तो लग रहा है ये तो रेडी वाला बंदा है या कुछ उस तरह का बंदा है, वो जो नॉर्मल सा या लेबर क्लास बंदा है, तो ये इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन कैसे कर रहा है, तो पीछे कौन है। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन फॉर 5 ईयर्स, और 5 साल के लिए ये सारी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन है इनका जो है उसको रिकॉर्ड रखना है 5 साल के लिए। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट्स एसटीआर एफआईयू एंड को फाइल करना। वेयर ट्रांजेक्शन्स रेज रेड फ्लैग्स, तो जहां ट्रांजेक्शन्स में रेड फ्लैग्स आने की उसमें है तो उसको बताना। और प्रिहिप्शन वाली कोई बात है तो स्ट्रिक्टली ये जो है कि नहीं बताना उसको, कहीं वो उधर तो एफआईयू को भेज दिया और इधर क्लाइंट को बता दिया कि सर वो आपकी मैंने वो भेज दी रिपोर्ट, तो कौन सी रिपोर्ट भेजी, वो एफआईयू एंड को गई है, नहीं नहीं बता सकते। स्ट्रिक्टली इसको ध्यान रखना, यू कांट बी लूज टॉकर। एडवाइस क्लाइंट ऑन देयर ओन पीएमएलए कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस, तो बातों बातों में और उनको बताना कि भाई ये दिक्कत हो सकती है, आपको पीएमएलए का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो इसलिए आप अपना ध्यान रखो भाई। सीडीडी रिक्वायरमेंट्स एंड रिपोर्टिंग ड्यूटीज, तो ये उनको जो है वो बताना होगा। और अब जैसे ये आता है कि एक सीएस प्रोफेशनल है, अब प्रैक्टाइजिंग सीएस है, और वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वर्थ ₹20 करोड़ टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को 20 करोड़ के शेयर्स जो है वो ट्रांसफर करने हैं। तो ड्यूरिंग प्रोसेस द सीएस नोटिस दैट बेनिफिशियल ओनर बिहाइंड द फॉरेन इन्वेस्टर अपीयर्स टू बी ए एफएटीएफ ब्लैक लिस्टेड जुरिस्डिक्शन। तो एफएटीएफ ने कहा था कि फलां जगह पे अगर कुछ है तो वहां पे गड़बड़ें ज्यादा होती हैं, जैसे होता है ना मॉरिशस से घूम के फिर वो ब्रिटिश कुछ ऐसा टापू था वहां पे जाते हैं, फिर कुछ और इस तरह कुछ है जगह, तो वहां पे अगर कुछ हो रहा है, वहां पे कुछ जा रहा है, तो फिर भाई कान तो खड़े हो जाने चाहिए सीएस के। तो पहले तो ईडीडी, एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस अप्लाई करेंगे, कुछ और डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे बेनिफिशियल ओनर के बारे में जानने के लिए।
अगर सीडीडी सैटिस्फैक्टरीली कंप्लीट नहीं होती, डिक्लाइन की जाती है, या फिर उसके बाद क्या होगा, एसटीआर फाइल करें एफआईयू इनको विदाउट इन्फॉर्मिंग द क्लाइंट। और अगर फेल हुए इसमें ये सब करने में, तो मिलिट्री पेनल्टीज अंडर सेक्शन 13 एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट प्रोसीडिंग्स बिफोर आईसीएसआई, आपके इंस्टीट्यूट को भी बताया जाएगा कि आपने ऐसा नहीं किया, वो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करके आपको आपकी मेंबरशिप को कैंसिल कर सकती हैं या सस्पेंड कर सकती हैं फॉर द सर्टेन पीरियड। तो पोटेंशियल सस्पेंशन या कैंसिलेशन हो सकती है आपकी, तो उसमें आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे फिर। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम जो है, जो हमारा 8वां सेशन होगा, उसमें हम सर्च सीजर अटैचमेंट इसकी कंसोलिडेट एनालिसिस करेंगे। तो अभी हमने रिपोर्टिंग एंटिटी का जो पार्ट है वो हमने खत्म किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ये नहीं कह सकता मुझे तो पता नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सो ओके, मिलते हैं, थैंक यू।